गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का हमारा टॉपिक है समास। तो समास क्या होते हैं, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं और काफ़ी जुलाई से मैं पढ़ाती आ रही हूँ और इससे पहले भी अपनी पिछली कक्षाओं में भी समास पढ़े हैं, संधि पढ़ी है, सर्वनाम पढ़े हैं, सारे हमारे व्याकरण के जो टॉपिक्स हैं वो पढ़े हैं। तो समास क्या है हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जैसे परिभाषा होती है तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो चीज़ पूछी जाती है हम उसे ही पढ़ते हैं। जैसे समास को बदलना या अवयवी भाव या समास, जो भी समास के प्रकार है उनको बदलना ही आएगा आपके, तो आप उसे ही देखते हो। नहीं, पहले आप ये पढ़ें कि समास किसे कहते हैं, समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है। ये सारी चीज़ें जब आप समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी प्रश्न को समझने में कि प्रश्न क्या कह रहा है। जब आपके आ जाता है कि इस समास का समास विग्रह कीजिए, समस्त पद बनाइए, समास विग्रह का समस्त पद बनाइए, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका करना क्या है ना। और दूसरा ये है कि समास के नाम, जो समास के नाम हैं उन नामों को लिखने में भी हम कई बार मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं, और समास को समझने में भी कई बार भूल हो जाती है हमें कि ये कौन सा समास है। तो उसकी पहचान भी हमें आनी चाहिए, उनके नाम याद होने चाहिए, प्लस में हमें ये भी पता होना चाहिए कि समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है ना। तो समास में क्या होता है कि किसी बात को हम लंबी चौड़ी ना कह करके उसमें जो बीच बीच योजक शब्द हैं, परस्पर शब्द जुड़े हुए हैं, उनको हटाकर, उन विभक्ति चिन्हों को हटा करके हम उस शब्द का संक्षेपीकरण करना, यानी कि उसे छोटा करना, छोटा करके लिखेंगे, वहां पर क्या होगा, समास होगा। तो समास की परिभाषा है, सबसे पहले हम समास की परिभाषा लिखेंगे। आपके पास नोट्स रहेंगे तो ये आपके आगे भी काम आएंगे जब भी यदि आप हिंदी लेते हैं आगे। तो जब दो या दो से अधिक पदों, जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर, जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर योजक शब्दों का योग कर, शब्दों का लोप कर हटा देना, लोप कर छिपा देना, लोप कर नया शब्द, नया सार्थक शब्द, नया सार्थक शब्द बनाया जाता है, बनाया जाता है, उसे समास कहते हैं, उसे समास कहते हैं। इसमें प्राय दो पद होते हैं, पद होते हैं। अब ये क्यों लिखवा रही हूँ आपको, क्योंकि आगे के जो समास है उसमें आएगा कि पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद ये होता है। तो इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद तथा उत्तर पद।
बाद हमें भी पता था आपको कि समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, तो उसके बारे में भी लिखिए। समास प्रक्रिया में, समास प्रक्रिया में बने शब्द, समास प्रक्रिया में बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। मतलब जब समास बन जाता है, हम सारे विभक्ति चिन्हों का लोप करके जो शब्द लिखते हैं, जैसे रसोई के लिए घर, हमने लिख दिया रसोई घर, तो ये क्या हो गया, समस्त पद, समस्त पद कहते हैं। और दूसरी इसकी बात है कि समस्त पद के पदों को, समस्त पद के पदों को अलग करके, जैसे मैंने लिख दिया रसोई घर, तो आप लिखोगे रसोई के लिए घर, तो उसे क्या कहेंगे हम, समास विग्रह। समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं, को समास विग्रह कहते हैं। इस तरह से हमें ये समझना है कि समास क्या होते हैं, फिर समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। उसके बाद समास प्रक्रिया में जो शब्द बनता है, उस पूरी प्रक्रिया में उस शब्द का जो संक्षिप्तीकरण होता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। तो आपके क्वेश्चन आता है कि समास विग्रह का समस्त पद बनाइए, समास का समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि समास विग्रह करके, इस समास का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो इस तरह से उदाहरण देकर के आपको पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि समास विग्रह क्या है और समस्त पद क्या है। अब हम लिखेंगे समास के प्रकार, कि समास कितने प्रकार के होते हैं, और उन सब में से हमारे, उन सब उदाहरणों से हमारे प्रश्न आते हैं। इस बार आपके और इजी कर दिया है। आपको विकल्प में पूछे जाएंगे, ग्रामर के जो प्रश्न आएंगे वो वैकल्पिक प्रश्न में आएंगे, तो आपको इजी हो जाएगा। कोई भी समास का विग्रह करके आपको दे दिया जाएगा, या समास में भी उदाहरण देकर पूछ लिया जाएगा कि कौन सा समास है, सारे समास के नाम देकर, तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी हो गया है एग्जाम में। सबसे पहले हम समास की भेद लिखेंगे। समास के भेद, समास के कितने भेद हैं, समास के भेद कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, अव्यय पढ़े वही होता है अव्ययी। अब अव्ययी भाव समास, सब नाम लिखेंगे हम सारे। दूसरा है तत्पुरुष समास, इसके बाद तीसरा है आपका कर्मधारय, कर्मधारय।
बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद है 6 जो समास है उसे कहेंगे हम बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसमें आपके ये 6 समास है और इन 6 समासों की ही अपनी अलग अलग पहचान है। उस पहचान के आधार पर ही आप उसे पहचान पाएंगे कि वो कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास में हमारे अव्यय होते हैं। इसका पूर्व पद जो होता है, पूर्व पद अव्यय होता है। प्रधान मतलब प्रधान पद वही होता है, इसमें अव्यय होता है ना। उसके बाद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो हमारे कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, है ना, संबंध अधिकरण, तो ये कर्ता नहीं आता है। उसके बाद कर्म से इसमें सारी विभक्तियों का लोप होता है। को विभक्ति, से विभक्ति करण वाला, है ना, संप्रदान के लिए अलग, अधिकरण, है ना, सारा अधिकरण में पेपर, है ना, वो सारी जितने भी हर प्रकार के हमारे कारक थे उनमें से सिर्फ कर्ता कारक करके उन सब विभक्तियों का इसमें लोप होता है। उसके बाद कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में अभी हमने पढ़ा था, समास में पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है। तो इसमें क्या होता है, पूर्व पद उत्तर पद विशेषण विशेष संबंध होता है या उपमेय उपमान संबंध होता है। इसका मतलब ये होता है या तो हम किसी की तारीफ प्रशंसा करते हैं उसमें, और या फिर हम क्या करते हैं, उसकी तुलना करते हैं किसी से, तो वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलकमल, है ना, मुखचंद्र, कनकलता, कनक के समान लता, है ना, इस तरह किसी की तुलना करते हैं या उसका विशेषण विशेष संबंध होता है या उपमेय उपमान संबंध होता है। किसमें होता है, कर्मधारय समास में। उसके बाद द्विगु समास। द्विगु समास का प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। संख्यावाची अर्थात उसमें संख्या का बोध हो जाए। जैसे तिरंगा 3 रंगों वाला, है ना, 3 रंग का, है ना, पंचवटी 5 वटों का समूह, इस तरह से समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, इस तरह से हमारा द्विगु समास होता है। उसके बाद द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। उसमें क्या लगता है, या और लग जाता है। जैसे ला हानि, लाज्ञा हानि, है ना, माता पिता, है ना, सीता, राम और सीता, आसपास, इस तरह से देश वाले शब्द आ जाते हैं। उसके बाद देखो बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जो होता है वो उसका ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है। इसका जो पूरा जो शब्द होता है वो कोई अन्य अर्थ की ओर संकेत करता है। मीन्स उसका अलग अर्थ निकलता है। मतलब हम किसी और के लिए बात कर रहे होते हैं। जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश, है ना। वीणा पाणी, वीणा है जिसकी पाणी में अर्थात सरस्वती। इस तरह के जब उदाहरण आएंगे जो कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा वहां पर हम क्या कौन सा समास रहेगा, वहां पर बहुव्रीहि समास। तो कई बार इन समासों में जैसे द्विगु है, बहुव्रीहि है, इनके उदाहरण कुछ न कुछ टकरा जाते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पद इसमें भी आ रहा है, द्विगु में भी, बहुव्रीहि भी आ रहा है, या कर्मधारय भी हो रहा है और द्विगु भी हो रहा है, या कर्मधारय बहुव्रीहि, इनमें भी बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि दोनों ही आंसर आपके मायने होते हैं। यदि आप उस समास का विग्रह कर्मधारय के अनुसार कर रहे हैं और कर्मधारय लिख रहे हैं समास का नाम, तो आपका सही है। और यदि आप बहुव्रीहि के अनुसार कर रहे हैं उसका विग्रह और समास सही लिख रहे हैं तो आपका ये भी सही है। मतलब दोनों ही कंडीशन में वो मायने होता है। जैसे मैं बोलती हूँ नीलकंठ, अब नीला है जिसका कंठ, तो
यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्णधारी। और नीला है जिसका कंठ अर्थात शंकर, तो फिर हम अर्थात लिख के लिखेंगे तो बहुव्रीहि में आ जाएगा। ऐसे में लिखा चतुर्भुज। अब देखो ये संख्यावाची है तो द्विगु में भी आ रहा है, और यदि हम उसका तीसरा अर्थ निकालते हैं तो वो बहुव्रीहि में भी आ रहा है। कैसे आ रहा है, देखो द्विगु समास में 4 है भुजाएं जिसकी, तो ये द्विगु में हो गया। और यदि मैंने लिखा 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, तो फिर वो इसमें आ जाएगा, बहुव्रीहि में आ जाएगा। इस तरह से हमारे जो समास हैं उनका अलग अलग अर्थ है, लेकिन कई बार ऐसे उदाहरण आ जाते हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्णधारी में आएगा या द्विगु में आएगा। तो हम कंफ्यूज ना हो, हमें जो समझ में आ रहा है उसी के अनुसार उसका विग्रह करके उसी समास का नाम लिखें। ये नहीं कि हम विग्रह तो कर रहे हैं कर्णधारी का और बहुव्रीहि या बहुव्रीहि का विग्रह करके समास कर्मधारय लिख रहे हैं, ऐसा हम ना करें। अब चलते अवयवी भाव समास। इसमें जिस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद, पहला पद अव्यय, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा हो और उसके योग और उसकी योग से समस्त पद भी और उसके योग से समस्त पद और उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। जाता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। वह समास कहलाता है। जैसे उदाहरण लिखिए, यहाँ पर आप उदाहरण लिखिए, ऐसे लिखिए समस्त पद, ताकि आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आए, और समास विग्रह। अब अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण देख रहे हैं। जन, तो यहाँ पे क्या आएगा, जीवन भर। इसका विग्रह क्या होगा, जीवन भर। सेकंड है हर रोज, हर रोज क्या जाएगा, रोज रोज। बहुत ही इजी समास है, पहचानना भी आसान है और इसके विग्रह करना तो बहुत ही आसान है। इसका समास विग्रह करना। फिर देखिए समस्त पद समास,
यथा संभव, यथा संभव, ये सारे शब्द अव्यय हैं। जितना संभव हो, यथाशक्ति, यथा नियम, यथा अनुसार, नियम अनुसार, ये सारे वर्ण इसके हैं। जितना संभव हो। प्रतिदिन क्या आएगा? प्रतिदिन, प्रतिदिन में आएगा दिन दिन या प्रत्येक दिन। दिन दिन भी लिख सकते हैं हम या प्रत्येक दिन। इस तरह से एक और उदाहरण दिखा देती हूँ आपको। भरपूर, भरपूर, बहुत ज्यादा आता है ये उदाहरण। पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ। इस तरह से हमारा अव्ययी भाव समास के और भी उदाहरण हैं। कानो कान, कान ही कान में, रातों रात, रात ही रात में, पेट भर पेट, पर पेट भरकर। इस तरह से हमारे इसमें अव्यय आते हैं। दूसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास आपको समझना चाहिए। यदि आपको कारक आते हैं तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में हम इसकी पहचान रखेंगे। जिस समास में दूसरा पद प्रदान होता है, जिस समास में दूसरा पद प्रदान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में दोनों शब्दों के बीच आने वाले परसर या कारक चिन्हों, परसर या कारक चिन्हों, कौन कौन से कारक चिन्ह होते हैं भाई? चिन्हों क्वेश्चन में लिखेंगे कौन कौन से कारक चिन्ह? को के लिए, तो के लिए, कोमा। नेक्स्ट है से का के की, से का के की में, पर, का लोप हो जाता है, जाता है। जैसे एक उदाहरण देखना, जैसे
जन्म रोगी, जन्म रोगी, जन्म से रोगी, जन्म से रोगी। इसमें से विभक्ति का लोप हो गया, से काट दिया। तो इस तरह की ये जहां पर चिन्हों का लोप होगा वहां पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। अब हम लिखेंगे इसके उदाहरण। उदाहरण ऐसे ही लिखेंगे हम। इसके उदाहरण लिख लेते हैं। हर एक विभक्ति चिन्ह का मैं एक एक उदाहरण दिखा देती हूँ आपको। ग्रंथकार, क्या आएगा? ग्रंथ को लिखने वाला, लिखने वाला। हर एक विभक्ति का एक उदाहरण दिखा दिया आपको। रोग मुक्त, क्या हो जाएगा? रोग से मुक्त। नेक्स्ट है आपका देशभक्ति, क्या जाएगा? देश के लिए भक्ति। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। एक और है राजमहल, राजा का महल। और लास्ट है हमारा इसमें हर विभक्ति चिन्ह का मैंने एक उदाहरण दिखाया है। कार्यकुशल, कार्य में कुशल। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी के, से, में, का, के, की है ना, के लिए, इन सब विभक्ति चिन्हों का यहाँ पर क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऐसा कोई उदाहरण हमारा आता है तो हमें पता चल जाता है। एक और तत्पुरुष होता है ने तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष में ही एक और समास है ने तत्पुरुष समास। उस समास में क्या होता है? न का भाव होता है। जैसे नकारात्मकता का भाव होता है। जिस समास का पहला पद नकारात्मकता का अभाव देता है या भाव देता है उसको न तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अनदेखा, न देखा, इसके भी उदाहरण लिख लो। अनदेखा का न देखा। इस तरह से भी पूछ लेते हैं। इसमें और भी उदाहरण है थोड़े से। अनाश्रित, न आश्रित, अहित, न हित, न हित।
तो ये भी हमारे तत्पुरुष समास में ही आते हैं। आपको समासों के नाम नहीं लिखने हैं कि कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपको सिर्फ तत्पुरुष लिखना है। आप ये ऐसा भी आ जाता है नए तत्पुरुष का उदाहरण, तब भी आपको क्या लिखना है कि ये तत्पुरुष समास है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।